नमस्कार। श्री रुचि मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरिना की लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश कुमार सुधार, व्याख्याता भूगोल। आज अगले टॉपिक से आगे शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में आपने मानव भूगोल का अर्थ परिभाषा के बारे में पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल का विकास, यानी मानव भूगोल का विकास कब से शुरू हुआ और मानव भूगोल के विकास काल को कितने भागों में बांटा गया है और मानव भूगोल का विकास किन किन क्षेत्रों में, किन देशों में हुआ और किन किन भूगोलवेताओं का उनमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन लेंगे मानव भूगोल का विकास। सामान्य मानव भूगोल का विकास मानव की उत्पत्ति से ही माना जाता है और प्राचीन काल में मानव वनों में रहता था और वहां पर अपनी मूल आवश्यकताओं, भोजन और जल की आवश्यकताओं की पूर्ति आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त करता था। समय बीतने के साथ साथ मानव की संख्या, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी और जनसंख्या वृद्धि होने से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी होने लगी। तब मानव आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा, अर्थात प्रवास करने लगा और प्रवास के साथ साथ उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की क्रियाओं को धीरे धीरे करना शुरू किया। इन क्रियाओं से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और अन्य जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अन्य जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सहायता मिलने लगी। वास्तविक रूप से मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। इससे पहले जो मानव भूगोल का विकास है वो सीमित मात्रा में हुआ था और विशेष रूप से गिने-चुने क्षेत्रों में, विशेष रूप से यूनान, पुर्तगाल के क्षेत्रों में मानव भूगोल का विकास हुआ था। लेकिन उसके बाद 18वीं शताब्दी से मानव भूगोल के विकास का प्रादुर्भाव और उसकी जो गति है उसमें तीव्रता आने लगी और वर्तमान समय तक मानव भूगोल का विकास काफी हद तक पूरा हो चुका है और निरंतर रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज हम लेंगे मानव भूगोल के जो विकास की जो पार्ट है, यानी किन भागों में, कितने कालों में मानव भूगोल का विकास हुआ। तो मानव भूगोल का विकास मुख्य रूप से 3 कालों में हुआ। इसको 3 भागों में बांटा जाता है मानव भूगोल विकास को, जिसमें पहला रहेगा प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा रहेगा आधुनिक काल। प्राचीन काल में मानव भूगोल का जो विकास मुख्य रूप से यूनान और आसपास के क्षेत्रों में हुआ, यानी भूमध्य सागर के क्षेत्रों के उत्तरी भागों में विशेष रूप से मानव भूगोल का विकास हुआ। यहाँ सामान्य उपजाऊ मिट्टी, धरातल, यहाँ की वनस्पति, यहाँ का वातावरण और आसपास के तटीय क्षेत्रों में मानव ने इन प्राकृतिक गतिविधियों के साथ साथ अनुकूलित होकर और अपने विकास को बढ़ावा दिया। वहीं से शुरुआत मानी जाती है। तो प्राचीन काल में यूनान क्षेत्र और पुर्तगाल के आसपास के क्षेत्रों में मानव भूगोल का विकास हुआ था। दूसरा रहेगा मध्यकाल। मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास सीमित हुआ केवल पुर्तगाल के आसपास क्षेत्रों में, जहां पर जो नौ संचालन और तकनीकी विकास के कारण मानव ने अनेक प्रकार के क्षेत्रों को, भूदृश्यों को खोजा, जिसमें कई प्रकार के छोटे बड़े द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और कई सागर, महासागर, अनेक प्रकार के प्राकृतिक भूदृश्यों का पता लगाया गया। उसके बाद में देखा जाए तो इस काल में सामान्य रूप से खोजी कार्य अधिक हुआ, यानी खोजबीन अधिक हुई थी। इनमें विशेष रूप से पुर्तगाल के जो नाविक थे, जो नौ संचालन में माहिर थे, जैसे वास्को डी गामा है, कोलंबस है, जिन्होंने
अनेक प्रकार के क्षेत्रों का पता लगाया जो पहले अज्ञात थे, उनको जानने का प्रयास किया था और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में, वहाँ की जलवायु, मिट्टी, वातावरण के बारे में सामान्य जानकारी वहाँ से प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर तीसरा भाग लेंगे, तीसरा काम रहेगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास अधिक हुआ। मुख्य रूप से आधुनिक काल में जो मानव भूगोल विकास विशेष रूप से जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में ज्यादा हुआ, लेकिन इनमें जर्मनी और फ्रांस का योगदान सर्वाधिक है। जर्मनी के भूगोलवेताओं में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, पॉल रिटर, रेडजर, रिचथोपेन आदि प्रमुख भूगोलवेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा और इसके अलावा इन्होंने अनेक प्रकार की पुस्तकें मानव भूगोल के संदर्भ में लिखी। और दूसरा रहेगा फ्रांस। मानव भूगोल के विकास में फ्रांस का योगदान विशेष रूप से माना जाता है और फ्रांस में मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है पॉल विडाल डी ब्लांस। पॉल विडाल डी ब्लांस वहाँ के महत्वपूर्ण मानव भूगोलवेता है और पॉल विडाल डी ब्लांस ने मानव भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा जीन ब्रुन्स भी महत्वपूर्ण मानव भूगोलवेता है जिन्होंने फ्रांस के मानव भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भी मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा डिमांजिया, लुशियन फेब्रे आदि प्रमुख मानव भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद में बात आती है अमेरिकन भूगोलवेताओं की, जिनमें एलन सर्जिस सैंपल जो रेडजर की शिष्या है और उन्होंने मानव भूगोल के विकास में अमेरिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी पुस्तक थी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। इसके अलावा ग्रिफिथ टेलर और इसरा बोवेन आदि प्रमुख भूगोलवेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था मानव भूगोल के विकास में। इसके अलावा ब्रिटिश भूगोलवेताओं में हर्बर्टसन और मैकिंडर नामक दो प्रमुख भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अपन लेते हैं विकास क्रम की तीन अवस्थाएं, तीन जो काल है। पहला था प्राचीन काल और दूसरा था मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास ईरान के क्षेत्र में हुआ और यहाँ की प्रमुख भूगोलवेताओं में थेल्स और एलेक्सी मेंडल नामक भूगोलवेताओं ने प्राकृतिक वातावरण और वहाँ की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में अरस्तु ने मानव पर जलवायु के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। यानी ठंडे प्रदेशों के लोग बहादुर होते हैं, ये कथन अरस्तु का है। यानी जो ठंडी जलवायु जहाँ का तापमान सामान्य कम रहता है वहाँ के लोग बहादुर होते हैं, जबकि गर्म प्रदेशों के लोग सामान्य रूप से देखा जाए तो कमजोर होते हैं। तो ये जानकारी अरस्तु ने दी। इसके बाद में हेरोडोटस एक इतिहासकार है, इतिहास के पिता माने जाते हैं हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने मिट्टी और जलवायु संबंध के बारे में अध्ययन किया था और उन्होंने नील नदी के मैदानी भाग में कृषि के बारे में, नील नदी का जो मैदानी भाग है अधिक उपजाऊ होने के कारण और वहाँ की जलवायु उपयुक्त होने के कारण वो कृषि के लिए उपयुक्त है, इसके बारे में जानकारी वो हेरोडोटस हमें विद्वान ने दी थी। इसके अलावा हेकेटियस को प्राचीन भूगोल का जनक माना जाता है और उन्होंने प्राचीन काल में मानव भूगोल के बारे में और भौतिक भूगोल, संपूर्ण भूगोल के बारे में सामान्य वो जानकारी बाकी भूगोलवेताओं की तुलना में अधिक दी थी, अच्छी जानकारी दी थी। इसका
यानी प्राचीन भूगोल का पिता मानते हैं। इनके अलावा विश्व के जो प्राचीन नदी घाटी क्षेत्र हैं, सिंधु घाटी सभ्यता हो सकती है, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता और अनेक प्राचीन सभ्यताएं हैं या सभ्यताओं के जो केंद्र है, वहां पर रहने वाले जो मानव थोड़े ज्यादा विकसित थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जलवायु के अंतर्गत रहकर अपने विकास को बढ़ावा दिया, यानी अपनी जो क्रियाओं को बढ़ाने का प्रयास किया था। भारत में जो वेद है, उन वेदों में सामान्य प्रकृति का उल्लेख किया गया है और प्राकृतिक शक्तियों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, जिनमें सूर्य, पृथ्वी, इसमें सूर्य को अग्नि देवता, सूर्य देवता मान लिया, पृथ्वी को धरती माता माना गया, वनों को भी देवता मान कर पूजा जाता, जल की भी पूजा की जाती, यानी प्राकृतिक शक्तियों का प्राचीन काल में पूजन किया जाता था। इस कारण प्राकृतिक शक्तियां प्राचीन काल से ही ज्यादा प्रभावी मानी जाती है, यानी मानवीय जीवन पर प्रकृति का प्रभाव वो सर्वाधिक रहता है। तो बाद में वेदों में इस प्रकार का उल्लेख को मिलता है। अगला लेंगे अपन मध्यकाल। मध्यकाल में सामान्य नौ संचालन का विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ और तकनीकी विकास के कारण मानव ने अन्य क्षेत्रों का पता लगाया, यानी जिन क्षेत्रों के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, अज्ञात क्षेत्र थे, अज्ञात भूमियां थी, उनके बारे में जो जानकारी है वो मध्यकाल में उस काल के वैजनाथ क्षेत्र के निवासी लोगों द्वारा अन्य क्षेत्रों का पता लगाया गया, जैसे कोलंबस है या वास्को डी गामा है और अन्य ऐसे नौ संचालक थे जिन्होंने विश्व के अनेक क्षेत्रों में महाद्वीप या द्वीपों के बारे में, प्रायद्वीप या विश्व के सागर महासागर झीलों के बारे में सामान्य पता है वो लगाया गया है। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास है वो सबसे ज्यादा हुआ था। आधुनिक काल की भूगोल के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन देशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके बारे में हम लेते हैं आगे। और सामान्य 18वीं शताब्दी से मानव भूगोल का विकास की अवस्था या जो प्रादुर्भाव है वो यहीं से शुरू माना जाता है। 18वीं शताब्दी से लेकर आज तक मानव भूगोल का विकास है वो सर्वाधिक हुआ और इनके विकास में जर्मनी का, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन का महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ की मानव भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के विकास के क्रम को तीव्र गति से आगे बढ़ाया और मानव भूगोल को विकसित किया। तो पहले अपन लेंगे जर्मनी, सबसे महत्वपूर्ण है। फिर लेंगे अपन फ्रांस, फिर लेंगे अमेरिका और फिर लेंगे ब्रिटेन। यहां से अपने 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। जर्मनी यानी मानव भूगोल का विकास जर्मनी में सर्वाधिक हुआ और ये सभी देश यूरोप महाद्वीप में आते हैं। अमेरिका को छोड़कर इस तीनों देश यूरोप में है, यानी अमेरिका एक महाद्वीपीय देश है, लेकिन जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ये तीनों यूरोप महाद्वीप के देश। और सबसे पहले मानव भूगोल का विकास जर्मनी से, यानी 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल के विकास का क्रम या आधुनिक मानव भूगोल के विकास का क्रम जर्मनी से शुरू होता है। और यहाँ जर्मनी में मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जिन विद्वानों का रहा जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण किताबें लिखी, इनमें हमबोल्ट सबसे महत्वपूर्ण भूगोलवेता माने जाते हैं। और हमबोल्ट ने एक पुस्तक लिखी थी कॉस्मोस, जो मानव भूगोल के संबंध नहीं है लेकिन उनकी एक प्रमुख ग्रंथ है, पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद है पॉल रिटर, ये प्रादेशिक भूगोलवेता है जिन्होंने मानव भूगोल में अपना योगदान दिया था। यानी इन दोनों भूगोलवेताओं को सामान्य क्या है कि आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं।
यानी आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेलर, ये रहेंगे आधुनिक मानव भूगोल का जनक। क्योंकि मानव भूगोल और फिर भूगोल में अलग रहेगा बात, क्योंकि भूगोल की भी 3 अवस्थाएं हैं, प्राचीन भूगोल, आधुनिक और प्राचीन और मध्य और आधुनिक भूगोल। प्राचीन भूगोल का पिता हेकेटियस, मध्यकालीन भूगोल का पिता एरिस्टोफेनेस और आधुनिक काल के भूगोल पिता हम्बोल्ट और रीटर माने जाते हैं। दोनों जर्मनी के हैं। इसके बाद में रेटजेलर, फ्रेडरिक रेटजेलर, महत्वपूर्ण मानव भूगोलवेत्ता, उनकी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी, जिसका आपने पहले भी उल्लेख किया था। और इसके बाद में रिचरड, ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता है, इन्होंने सामान्य चीन में विशेष रूप से भूदेशों का अध्ययन किया। इसके बाद में बात आती है फ्रांस की, और फ्रांस में मानव भूगोल का विकास जर्मनी के बाद सर्वाधिक माना जाता है। और फ्रांस में मानव भूगोल के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा था पॉल विडाल डी ब्लांस। पॉल विडाल डी ब्लांस का योगदान सर्वाधिक रहा था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी मानव भूगोल। इसके बाद में आता है जीन ब्रुन्स। ब्लांस के बाद फ्रांस में मानव भूगोल में प्रमुख भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मानव भूगोल के सिद्धांत। फिर रहेगा डेमांचिया, एक मानव भूगोलवेत्ता है, और इसके अलावा लुशियन फेब्रे, जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये फ्रांस देश के प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता हैं। एग्जाम में 1 या 2 नंबर में मानव भूगोलवेत्ताओं के नाम पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ इनमें से किसी एक टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है। मानव भूगोलवेत्ता में जर्मनी के भी पूछे जा सकते हैं, या फ्रांस के प्रमुख भूगोलवेत्ता, या अमेरिकन या ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के बारे में पूछा जा सकता है। फिर बात आती है अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं। अमेरिकन भूगोलवेत्ता में सबसे महत्वपूर्ण रहेगी एलन सर्चिल सैंपल। जो रेटजेलर की शिष्या है और अमेरिका में मानव भूगोल की महत्वपूर्ण प्रखर भूगोलवेत्ता मानी जाती है, एलन सर्चिल सैंपल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो पहले आपको लिखाया था पहले वीडियो में, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, 1911 में लिखी थी, सबसे महत्वपूर्ण रही है। और एलन सर्चिल सैंपल ने मानव को पृथ्वी की उपज माना है। मानव पृथ्वी की उपज है, ये कथन एलन सर्चिल सैंपल का है। इसके बाद में है गिरफी टेलर। गिरफी टेलर अमेरिका के निवासी है, रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में है। इस कारण उनका जन्म तो वैसे अब अमेरिका में हुआ है, लेकिन वहाँ से उन्होंने प्रवास कर दिया और वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे, लेकिन मूल रूप से वो अमेरिका के निवासी है। प्रखर मानव भूगोलवेत्ता है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 20वीं शताब्दी का भूगोल। जो 1951 में। फिर है ईसा बोमेन। जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है, और फिर है हंटिंगटन। ये प्रमुख अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर बात करते हैं ब्रिटिश भूगोलवेत्ता में। ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता कौन से हैं? उनमें 2 भूगोलवेत्ता प्रमुख रहते हैं। एक तो रहेगा मैकिंडर, जिनने एक सिद्धांत दिया था हृदय स्थल का सिद्धांत। हृदय स्थल सिद्धांत जो 1919 में दिए गए थे। और उसके बाद में प्रमुख रहेंगे हर्बर्टसन। इन्होंने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था।
प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन है। प्रकृति का मानव पर पड़ने वाला प्रभाव, वनस्पति का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्राकृतिक वनस्पति का मानव प्रभाव। उन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित या बांटने का काम किया। ये तो प्रमुख हो जाएंगे। आधुनिक काल के मानव भूगोलवेत्ता, इन्होंने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इनमें से 1 या 2 नंबर का सवाल या विषय बन सकता है। आगे अपन लेंगे संकल्पनाएं या मानव भूगोल की विचारधारा या मानव भूगोल की संकल्पनाएं। संकल्पनाओं में मानव भूगोल में अब आधुनिक काल में 3 संकल्पनाओं का विकास हुआ है, विकास किया गया है। इनमें सबसे पहली है निश्चयवाद, वातावरणवाद या पर्यावरणवाद कहते हैं। दूसरी रहेगी संभववाद और तीसरी है नव निश्चयवाद या रूपोद्भव निश्चयवाद। इन तीनों परिकल्पनाओं का विकास अलग अलग क्षेत्रों में हुआ और इनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। इनके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। इसमें जो 3 संकल्पनाएं हैं, 3 विचारधाराएं, पहला है निश्चयवाद। इसको अन्य नामों से वातावरणवाद या पर्यावरणवाद के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में 1 नंबर के सवाल में आ सकता है कि निश्चयवाद का दूसरा नाम या अन्य नाम वातावरणवाद या पर्यावरणवाद हो सकता है। दूसरा रहेगा संभववाद। और तीसरा हो जाएगा निश्चयवाद, निश्चयवाद सॉरी। नव निश्चयवाद। अब आगे अपन लेते हैं कि इन तीनों परिकल्पनाओं का विकास किसने किया। नहीं, इनकी प्रमुख विद्वान कौन रहे जिन्होंने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया, प्रत्यय की क्या परिभाषा है और इनका विकास, परिकल्पना विकास किन देशों में हुआ है, इसके बारे में अपन आगे लेते हैं। तो निश्चयवाद या निश्चयवादी जो विचारधारा है, इसका प्रतिपादन फ्रेडरिक रेडजेल ने किया। एक नंबर के क्वेश्चन में विशेष रूप से पूछा जा सकता है किसी एक का, निश्चयवाद का, संभववाद या नव निश्चयवाद, इनमें से किसी एक का पूछा जा सकता है, प्रतिपादक का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ से सवाल 1 नंबर का बन सकता है। निश्चयवाद का प्रतिपादन, निश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन फ्रेडरिक रेडजेल ने किया था और रेडजेल गांव के निवासी थे जर्मनी। यानी निश्चयवाद का विकास जर्मनी में हुआ, इसके प्रतिपादक फ्रेडरिक रेडजेल है। और इस विचारधारा का सामान्य अर्थ होता है मानव पर प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव। यानी प्राकृतिक शक्तियां प्रभावी होती है और इन शक्तियों के सामने मानवीय शक्तियां क्षण या सबसे कम होती है। इसके बारे में ये विचार दिए थे फ्रेडरिक रेडजेल। रेडजेल ने कहा था कि मानव प्राकृतिक वातावरण में जहां भी निवास करता है उसको पर्यावरण के वातावरण के साथ में अनुकूल होना पड़ता है। यानी वो मानव प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं कर सकता है, यानी उसको प्रकृति के अधीन रहना पड़ता है। यानी इसमें प्राकृतिक शक्तियों को प्रभावित हो जाएगा। यानी प्राकृतिक शक्तियों के सामने मानवीय शक्तियां क्षण मात्र है। तो प्राचीन काल में निश्चयवादी था,
जब तक औद्योगिक क्रांति का विकास नहीं हुआ था तो प्राचीन समय निशिवाद वातावरणवाद या प्राणवाद था, क्योंकि मानव पर्यावरण में रहते हुए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करता था। इतना विकास नहीं हो पाया था और मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताएं प्राकृतिक साधनों से ही कर पाता था, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि तापमान ज्यादा है तो ज्यादा तापमान में भी वो वहाँ की वनस्पति या घास फूस से आवास बनाकर उसके अनुकूल हो जाता। वहाँ वर्षा आदि की कम होती है, ज्यादा होती है, उसके अनुकूल भी हो जाता है। तो आज भी अपन देखते हैं विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मानव रहता है, लेकिन वहाँ की प्राकृतिक जो शक्तियां हैं वो वहाँ ज्यादा प्रभावी है, फिर भी मानव वहाँ प्राकृतिक शक्तियों के अनुकूल होकर वहाँ निवास करता है। और उस समय परिवहन के साधन या तो खुद भार होता, नहीं तो पशुओं को परिवहन के रूप में उपयोग में लिया जाता था। तो बहुत लंबा समय लगता, यानी कार्य करने में, कहीं आने जाने में काफी लंबा टाइम लगता था और कार्य भी धीरे होता था, यानी प्राकृतिक शक्तियों के मानव अनुकूल रहता था। फिर बात आती है संभववाद की। संभववादी विचारधारा का जो प्रतिपादन है, इस विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांस में हुआ था। इसका नाम फ्रांस रहेगा और इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था पॉल विडाल डी ब्लास ने। पॉल विडाल डी लाब्लांस फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं और इन्होंने संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो प्रतिपादन ब्लास माने जाए, जबकि संभववाद जो शब्द है, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लुशियन फेब्रे। लुशियन फेब्रे एक इतिहासकार थे और उन्होंने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। संभववादी विचारधारा का जनक या उसका प्रतिपादक ब्लांस माना जाएगा, जबकि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो लुशियन फेब्रे ने किया था। अब लुशियन फेब्रे भी फ्रांस के निवासी हैं और ये एक इतिहासकार थे। इन्होंने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया। इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों की तुलना में मानवीय शक्तियों को महत्व अधिक दिया गया, यानी मानवीय शक्तियां प्राकृतिक शक्तियों की तुलना में ज्यादा प्रभावी हावी होती है और मानव प्रकृति में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर सकता है, क्योंकि प्रकृति उस विचार संभावनाएं व्यक्त करती है। उन संभावनाओं का उपयोग कर मानव अपने विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ा सकता है। तो पॉल विडाल डी ब्लांस ने कहा था कि प्रकृति में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है और मानव हर प्रकार से अपनी क्रियाओं को या गतिविधियों को बढ़ा सकता है और इन क्रियाओं को बढ़ाने के लिए प्रकृति ने ही संभावनाएं व्यक्त की है। संभावना का मतलब है कि प्रकृति ने संसाधन दिए हैं और इन संसाधनों का उपयोग कर मानव विभिन्न प्रकार की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है और अपना विकास तीव्र गति से कर सकता है। वर्तमान का समय है वो संभववाद का समय माना जाता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद से धीरे धीरे क्या है कि उद्योगों का विकास हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ और इससे विकास की गति में बल मिला और समय बीतने के साथ विकास की गति तीव्र होती गई और वर्तमान का जो समय है, यानी 19वीं 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, इस समय में मानव ने तीव्र गति से संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास किया और इस विकास के माध्यम से, विकास के द्वारा ही संपूर्ण पृथ्वी मानव का एक घर बन गया है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर मानव कहीं भी जा सकता है, आ सकता है और आने जाने में, यानी संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में मानव को वर्तमान में लगभग 36 घंटे का टाइम लगता है।
जबकि ये प्राचीन काल में, प्राचीन समय में एक पृथ्वी की परिक्रमा या भ्रमण करने में लगभग कई साल लग जाते थे और उनका जीवन केवल परिक्रमा में ही लग जाता था। तो आज उसी पृथ्वी की जैसे परिधि की बात की जाए, उस परिधि को यदि नापना हो और उस परिक्रमा करनी हो तो लगभग 36 घंटे के समय में पूरी की जा सकती, और प्राचीन काल में ये लगभग 20 से 30 साल में पूरी हो पाती थी। तो इन्हें अब हम संभावनाएं कहते हैं, और इनके कुछ दुष्प्रभाव भी है, क्योंकि ये संभावनाएं एक फायदेमंद भी है लेकिन प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा हानिकारक यानी नुकसान देती है। फिर बात आएगी नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवादी विचारधारा, इसका प्रतिपादन अमेरिकन भूगोलवेत्ता टेलर ने किया था। अब ये वैसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनको ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में नवनिश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन हुआ था और इसके प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। इन्होंने पुस्तक लिखी थी 20वीं शताब्दी का वो स्वीकार लिखी गई, और इस विचारधारा का विकास टेलर ने 1920 के दशक में किया था। 1920 के दशक में इस परिकल्पना का या इस संकल्पना का विकास टेलर ने किया था। इस नवनिश्चयवादी विचारधारा, ये संकल्पना को रोको निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। रोको निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना में सामान्य रूप से टेलर ने निश्चयवाद और संभववाद दोनों विचारधाराओं के मध्य की कड़ी माना है। यानी टेलर ने माना है कि निश्चयवाद भी उपयुक्त नहीं है और न ही संभववाद उपयुक्त है। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य की कड़ी नवनिश्चयवाद है। निश्चयवाद व संभववाद नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद और संभववाद की मध्य की कड़ी, यानी नई प्राकृतिक शक्तियां मानव पर हावी है, नई मानव प्राकृतिक शक्तियों पर हावी रहता है, दोनों का बराबर होना जरूरी है। यानी मानव अपना विकास कर सकता है कि पर्यावरण के अनुकूल, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मानव अपना विकास या अपनी गति को बढ़ा सकता है। तो टेलर ने यही कहा है कि आपको ज्यादा प्रकृति के साथ भी नहीं रहना है और ज्यादा विकास भी नहीं करना है, दोनों को बराबर ध्यान में रखते हुए अपना विकास या अपने विकास की गति को बढ़ाना है। तो ये विचारधारा थी नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद का उन्होंने एक उदाहरण दिया था ट्रैफिक कंट्रोलर का। ट्रैफिक कंट्रोलर का उदाहरण देकर उन्होंने एक नगर में जिस प्रकार ट्रैफिक कंट्रोलर वाहनों की गति को कम या ज्यादा कर सकता है, लेकिन उसको उसकी गति में बदलाव कर सकता है, लेकिन उनकी निश्चित लक्ष्य में परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार मानव अपने विकास के लिए अपने विकास की गति को घटा या बढ़ा सकता है। वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मानव अपने विकास है वो उसके अनुसार निरंतर कर सकता है। तो ये तो हो जाएगी मानव विकास की संकल्पना।